हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हमारा ये जो वीडियो है, हमारा जो सेशन है, हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। कमेंट से भी आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं वीडियो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्रेरित होते हैं आप लोगों को और भी अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो दोस्त चलिए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। आज का जो सेशन है हम लोग चलिए सक्रियता के साथ शुरू किया जाए। मजेदार प्रश्न है, बस आप लोग उन प्रश्नों को देखिए और हल कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर प्रश्न गलत भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अभी प्रैक्टिस बैच में हैं। जिस दिन आप पेपर में पहुंचेंगे उस दिन आप ये समझना कि भाई यहाँ गलत नहीं करना है, उससे पहले अपने आप में सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए शुरू की जाए आज की क्लास। और आप जानते ही हैं कि ये प्रीवियस ईयर के जो पीईटी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर चला जा रहा है। अभी इसमें आपको इकोनॉमी के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और साइंस के दोनों प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला नहीं है, लेकिन जितने प्रश्न हैं वो आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, आपके लिए मजेदार प्रश्न है। बस आप उनको देखिए और हल कीजिए और अपने जो दिमाग में आपके जितना प्रेशर है वो प्रेशर यहीं पर निकाल दीजिए, पेपर में वो ना निकलने पाए। जब आप एग्जाम हॉल में जाइए तो वहां पे ये प्रेशर ना निकलने पाए, सारा प्रेशर यहीं पे खत्म कर लीजिए। आइए देखते हैं, ये देखिए पंचवर्षीय योजना से है, ये आपका पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को जल्दी से हल करके बताइए तो कैसा ये प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, बस आसान सा प्रश्न आसान तरीके से आपको समझाकर आगे बढ़ते हैं। आइए, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। भाई गाडगिल महोदय D.R. गाडगिल इनका नाम ही था और इन्होंने अध्यक्षता की थी, इसीलिए इस योजना का नाम ही क्या रखा गया था? गाडगिल योजना रखा गया था। ठीक है, तब तक आप उत्तर बताते रहिएगा, मैं इधर कुछ ना कुछ बताता रहूंगा आपको। इसमें जानते हैं ये कृषि प्रधान माना गया था। इसमें गेहूं और चावल गेहूं चावल की फसलों के बारे में, यानी कि आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। गेहूं चावल की फसलों के उत्पादन में थोड़ा वृद्धि करने के लिए, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के लिए ये जो योजना थी इसको लागू किया गया था। अच्छा, ये योजना कब से कब तक चली थी? जो पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली होगी? ये चली थी दोस्त 1961 से 1966 तक। पंचवर्षीय भाई 61 से 66 में जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। लेकिन कौन सी योजना थी ये? कौन सी योजना थी ये बताना है। तो ये योजना मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ये कौन सी योजना थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बेस्ट आंसर आपका यही है और इसके बारे में जो जानकारी थी वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर आपका दूसरा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसका भी उत्तर दीजिए। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि जिसे आप लोग नाबार्ड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसे आप लोग नाबार्ड कहते हैं, यही कहते हैं ना इसको, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड कहते हैं आप लोग इसको। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। कब? 1981 में। कब दी गई थी? 1981 में दी गई थी। ठीक है, ये सत्र याद रखिए और ये याद रखिए कि इसको नाबार्ड कहते हैं और फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ जाएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। और जो अधिनियम था वो कौन सा अधिनियम था मेरे भाई? तो वो था आपका अधिनियम 61 जो था, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इसमें और खास इससे ज्यादा कुछ बताने लायक आपके लिए अभी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार
निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं तो भाई एक विजय केलकर जी थे। विजय केलकर जी थे, वो इसके अध्यक्ष थे। और केलकर समिति, जो केलकर टास्क था, केलकर टास्क ही सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताया था। तो मैं जीएसटी के बारे में जब यही पूछ रहा है तो जीएसटी आप लोग जानते हैं, इसको बहुत चर्चा में था उस समय, बहुत चर्चा में था। गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम था। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसको क्यों लागू किया गया भाई? तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण, जो कर का एकीकरण करना था, कर को और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जीएसटी का प्रयोग किया गया था, जीएसटी लाया गया था। किस समिति के द्वारा? तो वो समिति आप जानते हैं कौन सी समिति भाई? अध्यक्ष कौन थे? तो केलकर समिति ने प्रस्तावित किया था सबसे पहली बार। और इसे लागू कब किया गया था भारत में? तो भारत में इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इसको क्या किया गया था मेरे भाई? इसको लागू किया गया था भारत में, भारत में लागू किया गया था। अब कहिए तो जीएसटी के प्रकार भी पढ़ा दूं, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, 3 प्रकार की जीएसटियां होती हैं। एक होता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एस स्टेट है, सी सेंट्रल है और आई का मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों का मिलाकर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्नों की व्याख्या आपको बड़े अच्छे तरीके से मिल जाती। लेकिन क्या ही किया जाए, समय का अभाव रहता है और बहुत ज्यादा इसमें अगर मैं व्याख्या कर दूंगा तो आप लोगों को भी बोरिंग लगने लगता है। जब बोरिंग लगने लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ व्याख्या। तो हाँ, इसमें अब एक प्रस्तावित किसने किया था सबसे पहले, वो बात कर रहा है। तो प्रस्तावित किया गया था, अब बताइए, मैंने केलकर समिति बताया, केलकर समिति विजय केलकर जी अध्यक्ष थे उसके माध्यम से। लेकिन वो टास्क था, वो टास्क फोर्स था। देखिए वो टास्क फोर्स था, वो समिति नहीं थी, वो टास्क फोर्स था, केलकर टास्क फोर्स था। लेकिन यहाँ पे पूछा है इसने, समिति पूछा है, क्या पूछा है? हाँ, किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था वो पूछा है। तो इसे कहते हैं राजा चलैया समिति। क्या कहते हैं भाई? इसे राजा चलैया समिति कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, कितने लोग सही दिए थे आंसर, कमेंट करके बताइएगा भाई, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि कितने लोग सही बताए थे उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट यानी कि 1970 और 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी कि बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? किसे किया गया था भाई? किसे किया गया था? अच्छा, आप जानते हैं दुग्ध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड का ही एक क्या था, ऑपरेशन फ्लड का ही एक क्या था, अंग था। लेकिन वो अलग हो गया और ये बन गया श्वेत क्रांति। ये क्या बन गया? श्वेत क्रांति बन गई। और श्वेत क्रांति को वर्गीज कुरियन महाराज ने, क्या वर्गीज कुरियन महाराज उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उन्होंने ही इसको क्या किया था? प्रकाश में लाया था। किसको? दूध की क्रांति, दुग्ध क्रांति को। यानी कि इसके माध्यम से दूध जो अपना वो होता है, मवेशियों द्वारा जो दूध निकाला जाता है उसके बारे में, डेयरी के बारे में, डेयरी का विकास करना, दूध का विकास करना, अपने निजी कार्यों का विकास करना, निजी कार्यों का क्या करना? विकास करना, मतलब आत्मनिर्भर बनना। इसका भी वही उद्देश्य था। और दूध की उत्पत्ति में, उत्पादन में क्रांति ला देना, मतलब उसे एक क्या बोलते हैं, उसे वृद्धि के विकसित कर देना, उसको वृद्धि के माध्यम से क्या करना? उसको एक ऊंचाई पर पहुंचा देना। ठीक है, ऊंचाई पर पहुंचा देना। चलिए, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? अच्छा, जो चीजें मैंने बताई इसमें, दुग्ध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, जो भी बताया समझ में आ गया ना? वर्गीज कुरियन महाराज भी समझ में आ गए। चलिए, तो कोई बात नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो ये कौन सा संघ था भाई? तो ये था आपका यूरोपीय संघ।
ये क्या था भाई, यूरोपीय संघ था, और तत्कालीन, तब नहीं है ये, तत्कालीन समय में इसको ईईसी कहा जाता था। तत्कालीन समय में इसे क्या कहा जाता था, ईईसी कहा जाता था। ठीक है, चलिए तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा सही किए थे इसको। आगे चलें, लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। अब बताइए आप लोग, वो ऐसा पेड़ है उसकी छाल में पुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कौन सी, पुनैन नामक दवा प्राप्त होती है, जो मलेरिया के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। लेकिन आप बताइए कि वो पौधा कौन सा है, पेड़ कौन सा है, ये बताना है। और देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया हुआ प्रश्न है, ये मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया हुआ प्रश्न है। और ये आपके पीईटी का आया हुआ एग्जाम, पीईटी का आया हुआ प्रश्न है, पीईटी का आया हुआ प्रश्न है। अब मैंने कितनी बार करा दिया है आपको पता ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता, भूल गया हूँ। तो ये जो सिनकोना है मेरे भाई, सिनकोना है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये जो सिनकोना है, सिनकोना का जो पेड़ है, इसमें ही इसकी छाल से पुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। कौन सी, पुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के इलाज में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, बाकी और सारी चीजें जो बांस का पेड़ वेड़ है, ये सब में इनके अलग से विशेषताएं हैं, उनको छोड़ दीजिए। सिनकोना जानते रहिए, सिनकोना ही आपके, सिनकोना से पुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है और आराम से मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर, हाँ प्रश्न नंबर कितना है, 6। प्रश्न नंबर 6 है, आसानी से आसान सा प्रश्न है, जो आपको लगभग एग्जाम्स में देखने को मिलता है, लगभग एग्जाम्स में देखने को मिलता है, और पीईटी में भी देखने को मिल गया। बताइए, तारों के चमकने का कारण क्या होता है। तो तारों के जो चमकने का कारण होता है दोस्त, वो क्या होता है, क्या धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, क्या फिर पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण होता है। तो इसमें बताइए, वायुमंडल में बार बार पानी की बूंदें थोड़ी मिलेंगी, तो इसमें से जो राइट आंसर हो गया मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा तो कौन सा आंसर होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, अपवर्तन जहां पे मिल जाए वही पहले पकड़िएगा। अपवर्तन है किसी में, अपवर्तन इसे एक ही में मिल भी रहा है, देखिए इसमें प्रकीर्णन मिल रहा है, नहीं होगा, परावर्तन मिल रहा है, नहीं होगा, परिक्षेपण मिल रहा है, नहीं होगा, बचा एक अपवर्तन का। तो तारों के प्रकाश का वायुमंडल में जानते हैं कई परतें होती हैं, तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है, प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। इस माध्यम से जो तारे होते हैं वो उनका चमकने का कारण होता है, टिमटिमाने का कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चले, लीजिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा जरा। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो कौन सी होती है भाई, एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत बनानी है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। क्या एनोडाइजिंग कहते हैं, क्या गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण क्या होता है भाई, गैल्वेनीकरण तो उसे कहते हैं ना जो लेप लगाया जाता है। ठीक है, कैथोडाइजिंग कहते हैं, तो ये तो भाई प्लस चार्ज दिखाता है। एक कास्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। चारों में से कौन सा आंसर सही होगा आपके लिए, आपकी दृष्टि से कौन सा सही होगा आप बताइएगा, उसके बाद मैं बताता हूं, क्योंकि ये सब आए हुए प्रश्न है आपके लिए, पेपर में आए हुए प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब महत्वपूर्ण है तो आप लोगों को बताना भी जरूरी हो सकता है, जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, लाइट है, ठीक, कोई बात नहीं। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त एनोडाइजिंग। क्या हो जाएगा, एनोडाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, एनोडाइजिंग हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और इसका उत्तर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ठीक है, चलिए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। तो ये कहा जा रहा है, टैडपोल मतलब होता है नन्हा मेढक। टैडपोल मतलब क्या होता है, मेढक का बच्चा, मतलब नन्हा मेढक। नन्हे मेढक से वो बड़ा मेढक कैसे बनेगा, इस प्रक्रिया को बताना है। तो भाई अब इस प्रक्रिया को नहीं बता पाएंगे आप लोग, इतना आसान सा प्रश्न, पीईटी में आया हुआ प्रश्न। तो पीईटी में आसान सा प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है बस, और कुछ नहीं है।
पिछले प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को आप हल कर लीजिए, आपको आसानी से आप पीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई टेंशन होगी नहीं। चलिए, तो जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। आइए इस प्रश्न का राइट आंसर करते हैं। तो क्या कायांतरण कहलाता है, यानी कि मेटाफॉर्सेसिस कहलाता है, या फिर निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन? अरे भाई निषेचन से तो नया तैयार होता है। अंतः स्थापन कहलाता है, एम्बेडिंग कहलाता है, या फिर मुकुलन कहलाता है? मुकुलन भी आप जानते हैं, मुकुलन तो ये पौधों में होता है यार, ये पौधों में होता है, ये इसमें कहाँ से आ जाएगा, जीवों में कहाँ आएगा। इसके बाद एम्बेडिंग होता है, एम्बेडिंग तो आप भाई अपना ही जानिए तो अच्छी बात है, जाने दीजिए इसको, ये तो एकदम ही बाहर हो गया आपसे। निषेचन, निषेचन से तो नया तैयार किया जा होता है यार, नए जीव तैयार होते हैं इससे नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो बचा क्या, बचा कायांतरण। कायांतरण को ही क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। कायांतरण को ही क्या कहते हैं भाई, रूपांतरण कहते हैं। मतलब कि शरीर का परिवर्तन, क्या होता है, शरीर का परिवर्तन। जो शरीर का परिवर्तन होता है भाई, छोटे से बड़ा हो गया है तो परिवर्तन ही तो हुआ, शरीर का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन हो गया, बस राइट आंसर बन गया आपका ये ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, ये लीजिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? अब इतना आसान प्रश्न पीईटी नहीं देने वाला, इससे आसान कहां से देगा यार। तो कैसी लगी क्लास, कैसे लगे प्रश्न, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं किया हूं, अगर आपको व्याख्या ही देखना है तो मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो मैंने आपको आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए आदि के लिए दिया है प्रश्न, जो आपको प्रैक्टिस सेट, उसमें आप देखेंगे भर भर के व्याख्या करता हूं मैं। इसमें भी किया हूं, एक दो प्रश्न में किया हूं, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि सर जी इतना डीपली व्याख्या करते हैं, इतना थैरली व्याख्या करते हैं कि आपको सरल शब्दों में आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। तो आपको क्या कमी रह गई है बताइएगा, हम उसे सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि कोई कमी रह जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर पहले दे के उसके बाद जाइएगा दोस्त। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क हैं, जो 25 तारीख से चल रही हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और आसानी से क्लास को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर सूरज की रोशनी है भाई। सूरज की रोशनी तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होना चाहेगा। ठीक है, खत्म ही नहीं होगा। वायु भी नहीं खत्म होने वाला, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पानी भी नहीं खत्म होने वाला है, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये जो वन बचा क्या बचा है, वन। क्या बचा है भाई, वन बचा है। वन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, अब आज के जमाने में आपको एक टॉपिक पढ़ाई जाती है, ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, आपको ग्रेजुएशन लेवल पर, यूजी में या पीजी में, किसी भी लेवल पर जाइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, उसमें आपको ईवीएस जरूर जोड़ दिया जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है कि भाई आप हमारे पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण को जब तेजी से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जिस दिन पर्यावरण आपको नुकसान पहुंचाने पर आ गया ना, तो आपको तुरंत वो समाप्त कर देगा। उसमें कोई दया की भावना नहीं आती है, फिर वो सबको एक तरफ से साफ करता चला जाएगा। चाहे उसमें वही हाल हो जाएगा, गेहूं के साथ घुन का पिसना। क्या हो जाएगा, गेहूं के साथ घुन का पिसना हो जाएगा। ठीक है, तो गेहूं के साथ घुन का पिसना हो जाएगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि भाई पर्यावरण जो है हमारे लिए सबसे आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक घटक है, जो मानव जीवन या जीवों के लिए सबसे लाभकारी, सबसे आवश्यक, अति आवश्यक जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है पर्यावरण को आप सुरक्षित रखिए। अब ये देखिए पेड़ पौधे, आप शहरीकरण और औद्योगिकीकरण पर इतना जोर दे रहे हैं, औद्योगिकीकरण पर इतना जोर दे रहे हैं कि पेड़ पौधों को घास फूस की तरह से काटते चले जा रहे हैं
और ये जब समाप्त हो जाएगा भाई तो इसे तैयार करने में समय लगता है। तो ये एक प्रकार का संसाधन है जो बहुत तेजी से घट रहा है, सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन यही है, क्योंकि सब लोग इसको काटते चले जा रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा है। ठीक है, तो इस समय आईपीएल की जो टीम है, आईपीएल जो करवा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग जो है, आईपीएल का सीजन चल रहा है, कुंवारों का त्योहार चल रहा है, जानते हैं, उसमें एक डॉट बॉल पर एक पौधा लगाया जाएगा। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी आईपीएल की। अब सच में लगाया जाए तब अच्छी बात है, तो मैं इससे सबसे ज्यादा सहमत होता हूँ। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसी बात से मिलती है कि पर्यावरण के लिए कुछ तो हो रहा है। तो दोस्त, क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी टीम पूरी तरीके से आप लोगों को सफल बनाने में जुटी हुई, बस आप लोग हमारे साथ बने रहा कीजिए। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,